Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So we have already done 250 questions of CFA level 1 का. ठीक है? सारा जो क्वेश्चंस है वो सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है एंड उस पे काफी सारा आप लोग का अप्रिसिएशन भी आ रहा है कि सर उसके हेल्प से बहुत मतलब उस वीडियोस के हेल्प से क्वेश्चन सीरीज के हेल्प से काफी ज्यादा हेल्प हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप रिवीजन करो ऑलवेज फोकस ऑन दी क्वेश्चंस. जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, रिवीजन प्रॉपर होगा, प्लस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज यू विल इनकाउंटर. तो एग्जाम में यू विल नॉट गेट सरप्राइज कि ऐसा कुछ किया हुआ नहीं है. तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा आपका जो वो टॉपिक है वो पूरा का पूरा स्ट्रांग होते जाएगा. आई नो अभी नवंबर 2024 के लिए वी हैव जस्ट 3-4 days लेफ्ट, मतलब 3-4 दिन बचा है एग्जाम स्टार्ट होने के लिए. ठीक है, तो ये अपना इकोनॉमिक्स का एक और क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि सर इकोनॉमिक्स का और थोड़ा सा आप जो क्वेश्चंस सीरीज आपका चल रहा है वो और आप कर दीजिए. मैं बोला चलो ठीक है, एक क्लास और कर लेते हैं इकोनॉमिक्स को लेके, तो इकोनॉमिक्स का भी आज अपना कंप्लीट हो जाएगा. सो प्लीज ये जो भी 250-260 क्वेश्चंस है वो ऑब्वियसली इज नॉट दी कि ये 250-60 क्वेश्चंस करने से आप पास हो जाओगे, बट यस इट विल श्योरली हेल्प यू. आपको हेल्प जरूर होगा इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड इन टर्म्स ऑफ कि नए नए क्वेश्चंस आते हो तो उसको कैसे अपने को सोचना है. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. आई नो कि काफी जन ये क्लासेस देख रहे हैं बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट. देखो आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऑलरेडी चैनल में डाला हुआ है. लेवल 1 का तो काफी सारा वीडियोस डाला हुआ है एंड जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 8-9 मंथ्स दे नो कि मेरा जो कंटेंट आ रहा है यूट्यूब के ऊपर में लेवल 1 का काफी हद तक, मतलब बोलते हैं ना कि सर जो जो मेन मेन चीज है वो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है. ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो भी आगे में और भी अपने न्यू इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, न्यू वीडियोस लेके आएंगे, न्यू कंटेंट्स लेके आएंगे, तो वो सब सारा चीज आपको पता लगते जाए एंड यू आर व्हाट अपडेटेड. परफेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग अगेन विद इकोनॉमिक्स सीएफए लेवल 1. परफेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 1. फिस्कल पॉलिसी refers to the government decisions about, पूरा फिस्कल पॉलिसी जो है सर गवर्नमेंट डिसीजंस refers to the government decisions about what? Taxation only, taxation and spending only, taxation, spending and quantity of money in the economy. सबसे पहले याद दिलाऊं सर, दो टाइप का पॉलिसी होता है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी. सर फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट कर रहा है? गवर्नमेंट. कौन बना रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट. वेयर एज जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय दी बैंक, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है. जो फिस्कल पॉलिसी है, खासकर ये वाले क्वेश्चन के अंदर में फिस्कल पॉलिसी को लेके ये लोग डिस्कस कर रहा है. प्लस सर फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? सर इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू, सर गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट कितना खर्चा इनकर करेगा. टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग. टैक्सेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जो कि अपना पर्सनल इनकम टैक्स होता है वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है. वेयर एज सर गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है? गवर्नमेंट खर्चा करता है, बिल्कुल करता है. 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स कौन कौन सा था? एक था ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स सर गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, फिर आपका सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स वगैरह कर रहा है. सेकंड सर गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर्स, जैसे गवर्नमेंट जो है वो पुलिस आर्मी को सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है. देन देयर कैन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस, टोल्स, रोड्स, ऑल दीज आर व्हाट एक्चुअली स्पेंडिंग. इज इट फाइन? याद आया सर? गवर्नमेंट का खर्चा एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट का इनकम. इनकम इज द टैक्सेशन पार्ट and expenditure is the spending which is transfer payments, current and the capital expenditure. तो यहाँ पे बोल रहे fiscal policy refers to the government decision about only taxation. Wrong. About taxation and spending. Yes, taxation, spending and quantity of money in the economy. सर कितना मनी इकोनॉमी के अंदर में रहेगा? What will be the interest rate? ये कौन टारगेट करेगा? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक. इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी इज रिलेटेड विद फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी. इज इट फाइन कि सर क्वांटम ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज द डिसीजन मेड बाय द सेंट्रल बैंक. ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. दोनों का पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव तो सेम है कि सर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बट यस दोनों का क्राइटेरिया अलग है. इसका फोकस होगा फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी में द फोकस इज टू कि
इकोनॉमी के अंदर में कितना क्रेडिट है उसको कंट्रोल करना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। आंसर क्या टूल यूज करेगा सेंट्रल बैंक? इंटरेस्ट रेट। क्या यूज करेगा? इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेगा कौन सा पॉलिसी, एक्सपेंशनरी या रिसेशनरी? कौन सा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है या कॉन्ट्रैक्शनरी या रिसेशनरी पॉलिसी है? मैंने बोला इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो सर दिस इज व्हाट, एक्सपेंशनरी। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी। सिमिलरली इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसी आल्सो, सर गवर्नमेंट अगर मान लीजिए टैक्सेशन इंक्रीज कर देता है, खर्चा कम कर देता है, तो सर कौन सा टाइप का पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शनरी। और अगर अपना टैक्सेशन कम कर देता है, खर्चा बढ़ा देता है, इट विल बी व्हाट, एक्सपेंशनरी। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या कि इफ आई एम सेलिंग समथिंग, सर कोई और जो पर्सन है वो वैसा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा है, मतलब देयर आर सर्टेन फीचर्स व्हिच आई एम मेकिंग अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैं लाइव डाउट सेशन ले रहा हूं हर वीक, सो हो सकता है सर कोई और टीचर नहीं ले रहा होगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट एक होता है ना सर आप एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी और प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वही होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट? मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर में क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इनफैक्ट दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, क्या और कोई इलेक्ट्रिसिटी बांट रहा है क्या? ऑब्वियसली नो, सो दे आर एंजॉयिंग व्हाट, मोनोपोली। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में डू वी नीड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? बिल्कुल भी नहीं सर, होमोजेनस प्रोडक्ट होता है ना परफेक्ट कंपटीशन। पीसी मार्केट के अंदर में देयर आर व्हाट, होमोजेनस प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल क्या कि सर फॉर एग्जांपल बर्गर किंग, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, वेंडीज, ऑल दीज आर सेलिंग बर्गर्स। सर ये दोनों तीनों बर्गर्स तो बेच रहे हैं, क्या इनका प्रोडक्ट सेम है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब वैसे तो प्रोडक्ट सिमिलर है, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना जरूरी है क्या ये लोग को अपना अपना ब्रांड रखने के लिए? बिल्कुल। मैकडी का अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा एज कंपेयर टू व्हाट, बर्गर किंग। तो यहाँ पे बोला कि कौन सा टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अदरवाइज अगर आप सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो देन तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाएगा ना। परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमेशा एग्जांपल लेगा तो ये सब सारा चीज होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बिकम्स इजी, अदरवाइज आपको हमेशा मगअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following economic policies is most likely directed towards influencing the quantity of credit in an economy? अभी अपने डिस्कस कर लिए सर क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी कौन सा पॉलिसी डायरेक्ट करता है? फिस्कल पॉलिसी ओनली? बिल्कुल भी नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी? यस, बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूएसडी पर एयूडी स्पॉट रेट। करेंसी से पूछा है। सबसे पहला बेस करेंसी क्या? एयूडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्पॉट रेट दिया हुआ है आज का 0.8027। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इज 3.3%। यूएसडी 1 ईयर इंटरेस्ट रेट इज 2.42%। पूछा क्या? यूएसडी पर एयूडी इज द अमाउंट ऑफ यूएसडी पर 1 एयूडी। अच्छा, इसको डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है कि 1 एयूडी इज इक्वल टू एक्स अमाउंट ऑफ यूएसडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एयूडी कितना है? 0.8027 यूएसडी। एक्सचेंज रेट तो एक रेट दूसरे करेंसी के टर्म्स में होता है, वो चीज डिफाइन कर रहा है। द यूएसडी पर एयूडी 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज क्लोजेस्ट टू। तो देखो यहाँ पे स्पॉट रेट भी आपको यूएसडी पर एयूडी का दिया है, एयूडी इज द बेस करेंसी, और यहाँ भी आपसे पूछा जो फॉरवर्ड रेट है फॉर एयूडी एज अ बेस करेंसी। कैसे निकालेंगे सर? स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ द प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ द बेस करेंसी। यहाँ पे पीरियड मतलब अगर यहाँ पे सर 3 मंथ्स का बोलता, 6 मंथ का बोलता, तो अपने इंटरेस्ट रेट को उसी हिसाब से इंटू 3/12 इंटू 6/12 करते। बट सिंस यहाँ पे 1 ईयर बोला तो इट्स वेरी इजी, यू हैव टू डू 0.8027 इंटू 1 प्लस प्राइस करेंसी का फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइस करेंसी क्या है यहाँ पे? यूएसडी। तो 1 प्लस 1.0242 1.0242 डिवाइडेड बाई 1.033। इज इट फाइन? चलिए करते हैं, कितना आएगा आंसर? 0.8027 इंटू 1.0242 डिवाइडेड बाई 1.033, 0.7958, 0.7959। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 0.79586 है, ठीक है, देन 0.7959।
परफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर बाई चांस यहीं पे 3 मंथ्स का रहता तो अपने क्या करते, ये सब इंटरेस्ट रेट को इंटू 3/12 करते, अदरवाइज सब कुछ सेम होता. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विथ रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी के पीछे पड़ गया. विथ रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसी ट्रांसफर पेमेंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. ट्रांसफर पेमेंट्स अभी अपने डिस्कस किए थे. एक्सपेंडिचर, 3 टाइप का एक्सपेंडिचर कौन कौन सा. ट्रांसफर पेमेंट्स सर जिसके अंदर में वेलफेयर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी वगैरह आता है. एक होता है करंट एक्सपेंडिचर सर जहाँ पे गवर्नमेंट पुलिस आर्मी को पैसा दे रहा है. और कैपिटल सर गवर्नमेंट जहाँ पे रोड्स ब्रिज टोल्स वगैरह के ऊपर में एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है. पूरा ट्रांसफर पेमेंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर पेमेंट्स. यस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो कैपिटल हो जाएगा, स्पेंडिंग ऑन रिकरिंग गुड्स एंड सर्विसेज करंट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. which of the following organizations was founded with the goal of assisting in the reconstruction of the international payment system. बोला सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए. ऑप्शंस क्या क्या दिया है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. WTO फॉर्म हुआ था क्या इंटरनेशनल पेमेंट रेगुलेट करने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. क्या चीज के लिए हुआ था? फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, WTO. नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यस, IMF is established for reconstructing or stabilizing the international payment system plus exchange rate. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये ऑब्जेक्टिव है. देन वी हैव इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये किसका आम है? IBRD किसका आम है? वर्ल्ड बैंक का. तो सर वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव ये है कि सर पैसा देना पुअर कंट्रीज को. ऑब्वियसली सर जिनके पास क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, जो लेवरेज नहीं ले सकते, या जो लेवरेज ले सकते हैं बट हायर रेट पे लेंगे, तो सर उसको वर्ल्ड बैंक क्या करता है? फंड करता है. ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा था इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. which of the following indexes is most likely considered a leading economic indicator? लीडिंग सर कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो इकोनॉमी के चेंज हो, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो पहले बता देता है. कौन सा ऐसा टाइप का इंडिकेटर है? लीडिंग बोल रहा है, लीडिंग. ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. CPI ये तो लैगिंग इंडिकेटर है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. देन वी हैव ब्रॉड स्टॉक मार्केट इंडेक्स. यस, दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर. ब्रॉड स्टॉक मार्केट की सर स्टॉक मार्केट के चेंज होने से इकोनॉमिक डायरेक्शन पता लग जाता है कि वेदर इकोनॉमी इज मूविंग इनटू एक्सपेंशन और रिसेशन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, IPI. दिस इज व्हाट? कोइंसिडेंट इंडिकेटर. IPI तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स. और कोई सा लीडिंग इंडिकेटर अगर आपको याद होना चाहिए, क्लास में बोला हुआ है लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स याद होना चाहिए. देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है लीडिंग इंडिकेटर और कौन सा हो सकता है, याद करने का ट्राई करो. लीडिंग इंडिकेटर कि सर आप अगर ओवर टाइम करा रहे हो एम्प्लॉय से, इसका मतलब क्या? सेल्स अच्छा होने वाला आपका. सो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी इज अबाउट टू सी व्हाट? गुड टाइम. तो वो क्या होगा? अपना लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर. सर बिल्डिंग का परमिट मिल गया बनाने का, सो दिस इज आल्सो व्हाट? लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर. राइट. I/S इन्वेंटरी टू सेल्स रेशियो, वो क्या होगा? सोच के बताओ. हाई इन्वेंटरी टू सेल्स रेशियो कौन सा होगा? आपके ऊपर है, आपको सोच के आंसर देना है. इन्वेंटरी टू सेल्स रेशियो सारा चीज क्लास में डिस्कस किए हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इंडिपेंडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर मोस्ट लाइकली. ये तो सबसे इजी है, क्लास में इसका अपने शॉर्टकट किए हुए ITC. इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी किसका फीचर्स है? सेंट्रल बैंक का. सेंट्रल बैंक शुड बी इंडिपेंडेंट. सर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो, क्रेडिबल हो, जो बोल रहा है वो करे, ट्रांसपेरेंट हो. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है की ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल भी नहीं. ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इट्स टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी. रॉन्ग. क्वालिटीज दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ एन इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट because these are the qualities or the features of the central bank. Next question number 9. Cyber threats most likely fall into the category of event risk. Event risk क्या होता है कि सर it depends upon certain event. वैसे तो समझ में आ रहा है event risk कोई event के ऊपर में डिपेंड करता है, बट एग्जाम्पल क्या? सर कोई लेजिस्लेशन पास हो रहा है. ठीक है. इलेक्शंस, अभी लास्ट वीक इलेक्शंस हुआ, ट्रम्प जीता है, so that is actually what? Event risk. बोला cyber threats. Cyber threats is not an event risk. Next,
थीमेटिक रिस्क, थीमेटिक रिस्क, थीमेटिक रिस्क क्या हो गया कि सर दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, example can be climate change. Then we have exogenous risk. exogenous risk क्या टाइप का रिस्क होगा? exogenous सर जिससे पूरा का पूरा बोलते हैं ना कंट्री इंपैक्ट हो रहा है. एग्जाम्पल कैन बी व्हाट? exogenous रिस्क का एग्जाम्पल क्या होगा? वर्ल्ड वॉर, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और वर्ल्ड वॉर. टेररिज्म किस में आएगा? टेररिज्म, टेररिज्म विल फॉल अंडर थीमेटिक रिस्क. इज इट फाइन? तो साइबर थ्रेट्स should fall under cyber threats. तो एक्सोजीनियस रिस्क तो आपका एक्सोजीनियस रिस्क तो आपका वर्ल्ड वॉर हो गया. एंड थीमेटिक रिस्क, इट शुड बी थीमेटिक रिस्क, साइबर थ्रेट्स. चेक कर लेते हैं एक बार तब भी. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 या साइबर थ्रेट्स क्या लिखा है लोग? इवेंट रिस्क इन्वॉल्व सेट डेट्स सच एज, हाँ बोला जो इवेंट रिस्क होता है ना, दैट इज डेट स्पेसिफिक माइलस्टोन. एग्जांपल इलेक्शन, such as elections, new legislation or other date driven milestones such as holidays or political anniversary known in advance, while thematic risks are known risks that evolve and expand over a period of time, and cyber threats are an example of thematic risk. यहाँ पे तो directly लिखा है incorrect because exogenous risk is a sudden or unanticipated risk that impacts either a country's cooperative stance, the ability of non-state actors to globalize, or both. Example include sudden upstream invasions or aftermath of natural disasters. Perfect. वही होता है ना कि तुम 4 बार स्क्वाइजर पढ़ रहा, उससे अच्छा सॉल्यूशन पढ़ लेगा तो उससे ज्यादा नॉलेज मिलता है. So cyber threats most likely fall into the category of thematic risk. Next, question number 10, last question. A nation that cooperates with a neighboring country, कोऑपरेट कर रहा है नेबरिंग कंट्री से, इज मोस्ट लाइकली कैरेक्टराइज्ड एज ऑटार्किक. ऑटार्की तो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, ऑटार्की तो क्लोज्ड इकोनॉमी है सर, कोई और से मतलब ही नहीं है. नेक्स्ट वी हैव बाइलैटरल. यस, बाइलैटरल तो अग्रीमेंट होता है ना कंट्रीज के बीच में, बाइलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन दी कंट्रीज. तो यहाँ पे बोला अ नेशन दैट कोऑपरेट्स विद अ नेबरिंग कंट्री इज मोस्ट लाइकली कैरेक्टराइज्ड एज बाइलैटरल. नेक्स्ट, हेगेमोनिक. हेगेमोनिक क्या हो गया कि सर जहां पे एक कंट्री डोमिनेट कर रहा है, बाकी कंट्रीज पे एक कंट्री क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल यूएस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ऑब्वियसली यूएस एक्चुअली डोमिनेटेड बाय एस्टैब्लिशिंग यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल. ठीक है, तो हेगेमोनिक बेसिकली इट्स अ कंट्री व्हिच एक्चुअली डोमिनेट और इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बाइलैटरल. नीचे सॉल्यूशंस दिया हुआ है. परफेक्ट. ठीक है, चलिए दैट्स इट. तो अपना इकोनॉमिक्स के अंदर में आई थिंक एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड था, अपने आज एक क्लास और किए, तो टोटल आई गेस 260 क्वेश्चंस हो गया. यूट्यूब पे अराउंड 260 क्वेश्चंस है. आपको करना है क्या? आपको पता ही है. नेक्स्ट 3-4 दिन बचा हुआ है, प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज करिए. टाइम नहीं है अब, 3-4 दिन बचा है. आई नो काफी जन का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ड्रेन हो गया होगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आपका एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म थोड़ा सा भी ड्रेन हो. यही 3-4 दिन है जो आपका बोलते हैं ना कि सर जो भी 6 महीना 8 महीना पड़ा है, ये जो नेक्स्ट 3-4 दिन होगा ना वो बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाला है कि क्या आपका रिजल्ट होने वाला है. तो बिल्कुल भी आपका एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. अपना शरीर का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अच्छे से एग्जाम देना आपको. परफेक्ट. चलो टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक.